हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। और ये क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5। बेटा इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्वरण की डिफिनीसन पढ़ी थी और त्वरण के टाइप्स पढ़े थे, एक्सेलरेशन। और आज के वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, गति का पहला समीकरण होता है, फर्स्ट इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे v क्या है? v अंतिम वेग है। v क्या है? v अंतिम वेग है, यानी कि लास्ट वेलोसिटी। u क्या है? u प्रारंभिक वेग है। u क्या है? u प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है? a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। a क्या है? एक्सेलरेशन, a क्या है? a त्वरण है, एक्सेलरेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है s बराबर u इंटू टी। तो u इंटू टी को ही u टी बोल दिया जाता है। यहाँ u और t के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। u और t के बीच में काहे का निशान होता है? मल्टीप्लाई का, गुणे का। तो इक्वेशन क्या होगी? s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे s क्या है? s क्या है? s दूरी है। s क्या है? s दूरी है, डिस्टेंस को काहे से इंडिकेट करते हैं? s से। u क्या है? u प्रारंभिक वेग है। t क्या है? t टाइम है। t क्या है? t टाइम है, समय। और पहली इक्वेशन में भी t क्या था? t क्या है? t टाइम है। और a क्या है? a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो ये हमारी हो गई मोशन की सेकेंड इक्वेशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं और इनका यूज ना केवल 9th में, ये इतनी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है कि इनका यूज़ ना केवल 9th में, 10th, 11th, 12th हर जगह होता है। यानी कि जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, इवन साइंस ना भी पढ़ें, तब भी ये इक्वेशन आपका पीछे नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब तीसरी इक्वेशन क्या होती है? तीसरी इक्वेशन होती है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v क्या है, v अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, v अभी मैंने बताया, v क्या होगा, लास्ट वेलोसिटी होगा, v क्या होगी, लास्ट वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, ए एक्सीलरेशन है, त्वरण है। और एस क्या है, एस डिस्टेंस है। एस क्या है, एस डिस्टेंस है। यानी फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि ये आपके एग्ज़ाम में 100% पूछी जानी है। या तो वो कह देगा कि मतलब क्वेश्चन में कह देगा कोई एक इक्वेशन लिखिए, जैसे ऑप्शनल फॉर्म में आए तो कह दिया कि इनमें से न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, इनमें से न्यूटन का गति के समीकरण कौन से हैं, तो तीनों इक्वेशन दे देगा और चौथा दे देगा, कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखनी पहली इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, या इसी तरह कह सकता है दूसरी इक्वेशन पहचानिए। शॉर्ट आंसर में या वेरी शॉर्ट आंसर में कह देगा कि न्यूटन के गति के समीकरण लिखिए, तीनों समीकरण कह दिया तो तीनों समीकरण लिखना, या स्पेशली भी कह सकता है कि न्यूटन के गति का पहला समीकरण लिखो, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण लिखो, इस तरह भी पूछ सकता है। या फिर कह सकता है न्यूटन के गति के पहले समीकरण का निगमन कीजिए, डेरिवेशन कीजिए कि ये कैसे प्राप्त हुआ। v बराबर u प्लस ए टी का डेरिवेशन कीजिए। अगर डेरिवेशन पूछेगा तो फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, तो डेरिवेशन में भी तीनों में से किसी भी इक्वेशन के लिए वो डेरिवेशन पूछ सकता है। तो चलिए अब डेरिवेशन सीखते हैं कि इनका डेरिवेशन कैसे करेंगे। डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का निगमन। निगमन का मतलब आप लोग जानते हैं, शायद आप लोग जानते हो, और ये भी हो सकता है शायद ये शब्द आपके लिए आपने पहली बार सुना हो। तो निगमन का मतलब होता है, डेरिवेशन का क्या मतलब होता है, डेरिवेशन का मतलब होता है कि कोई फॉर्मूला कैसे आया, कोई फॉर्मूला कैसे बना, कैसे निकाला गया वो बताना। कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताना ही निगमन कहलाता है, डेरिवेशन कहलाता है। तो डेरिवेशन करने के भी कई सारे मेथड हो गए, कोई ग्राफिकली बता सकता है, कोई मैथमेटिकली बता सकता है, मैथमेटिकली बताने में भी, गणितीय रूप में बताने में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक सरल सा प्रोसेस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी समीकरण का निगमन करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, वो a त्वरण से गतिमान है, t समय बाद या t सेकंड बाद
t सेकेंड बाद उसका वेग v हो जाता है, v हो जाता है। ये छोटी सी नेशन या थ्योरी हम लिखेंगे। जैसे आपको ये लिखने में दिक्कत हो रही तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कोई वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग u है, उसका त्वरण a है और समय t है, उसका अंतिम वेग v है। ये इसलिए लिखा जाता है कि इक्वेशन में कौन कौन से टर्म यूज किए गए हैं, कौन कौन से टर्म जैसे a, u और v, t, ये सारे टर्म्स यूज किए गए। तो इन्हीं टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं ताकि कहीं से भी हमारे नंबर कटे ना, एग्जामिनर हमारे एक भी नंबर ना काटे। इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि हम इस डेरिवेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज करेंगे। तो इतना हमने बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप लोगों ने त्वरण की परिभाषा पढ़ी, त्वरण की परिभाषा से या त्वरण के सूत्र से, त्वरण की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, कल की क्लास में, इसकी पिछली क्लास में आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो वही यूज करना है। एक्सेलरेशन बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर? एक्सीलरेशन बराबर। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण यानी कि a, वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस u अपॉन t, समय यानी कि t। वेग परिवर्तन का मतलब लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, कोई वेग परिवर्तन कहते हैं। तो ये हमने लिख दिया a बराबर v माइनस यू अपान टी। अब t इधर अपान में, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू टी बराबर v माइनस यू। अब u इधर माइनस में, इधर काहे में आएगा? प्लस में, तो हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर v। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ये जो इधर लिखा था इसको इधर लिख दिया, जो इधर लिखा था उसको इधर लिख दिया। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करना है? सबसे पहले इस डेरिवेशन में, सबसे पहले इस इक्वेशन में जो जो टर्म यूज किए गए v, u, a और t, इनके बारे में थोड़ा सा हमको बता देना है कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ये आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि किसी वस्तु का अंतिम वेग v है, उसका प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है और समय t है, ये हम बता देंगे। उसके बाद लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने इसका फॉर्मूला रख दिया। त्वरण को ए से इंडिकेट करते तो ए बराबर वेग परिवर्तन को v माइनस यू, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस यू अपान टी। टी इधर अपान में था, इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। a इंटू टी बराबर v माइनस यू। u इधर माइनस में, इधर काहे में आएगा? प्लस में, तो v बराबर u प्लस ए टी। यही आपकी पहली इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। तो हमने ये डिराइव कर दिया। अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। तो आपको पता है गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसमें कौन कौन से टर्म यूज किए गए हैं? s, u, t, a। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देंगे कि ये क्या है। तो चलिए डिफाइन कर देते हैं। आप डिफाइन करने को अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। माना कोई गतिशील वस्तु
कोई गतिशील वस्तु, माना कोई गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग let the initial velocity of a object is u, let the initial velocity of the object is u, प्रारंभिक वेग u है। s दूरी तय करने के बाद, s दूरी तय करने के बाद, s दूरी तय करने के बाद वेग v हो जाता है। वस्तु का त्वरण a है, वस्तु का त्वरण a है, एक्सेलरेशन इज a एंड और समय t सेकेंड, समय कितना है t सेकेंड है। तो ये जो डिफाइन करना रहता है आप इसको इजी से इजी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये जो डिफाइन करना रहता है इसको आप अपने अकॉर्डिंग इजी से इजी टर्म्स में, इजी से इजी शब्दों में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें जो जो यूज किए गए बस उनके बारे में बता देना है, थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन क्या? औसत वेग, औसत वेग क्या होता है? वेग का औसत निकालना है तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तो उनको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तो उनको जोड़ करके किससे भाग दे देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। तो औसत वेग बराबर u प्लस वी अपान 2, u प्लस वी अपान 2। औसत वेग आपने निकाल लिया। औसत वेग बराबर दोनों वेगों का योगफल बटे 2। तो औसत वेग के बाद हम औसत दूरी निकालेंगे। औसत दूरी, आप लोगों ने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है? दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा, चाल का तो ज़रूर पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। इधर अपान में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हम वेग की जगह, हम स्पीड की जगह वेलोसिटी भी रख सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, केवल सदिश और अदिश का ही फर्क होता है। इसलिए हम यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी ले रहे हैं। स्पीड की जगह क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी ले रहे हैं। तो औसत दूरी को काहे से इंडिकेट करेंगे? s से। s बराबर औसत वेग यानी कि u प्लस वी अपान 2 इंटू टी। और आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, फ्रॉम v बराबर u प्लस ए टी, फ्रॉम u बराबर v प्लस ए टी, यानी कि यहाँ पे v की जगह हम क्या रख देंगे? u प्लस ए टी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? s बराबर u प्लस, अब v की जगह क्या रखेंगे? v का वैल्यू रखेंगे u प्लस ए टी। v की वैल्यू हमने क्या रख दी? u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। तो s बराबर, अब ये u और u क्या हो जाएगा? 2u
प्लस 80/2 इंटू टी का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो s बराबर हो जाएगा 2ut प्लस 80 इंटू t/2। टी का टी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, s बराबर 2ut प्लस 80/2। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया क्या करना है। पहले औसत वेग निकालना, औसत वेग यानी कि दोनों वेगों का योगफल बटे 2 u प्लस v/2। औसत दूरी निकालना, तो औसत दूरी बराबर औसत वेग इंटू टाइम, एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो s बराबर औसत वेग की वैल्यू रख दिए u प्लस v/2 इंटू टी। अब यहाँ पे v की जगह हम इक्वेशन फर्स्ट से v बराबर u प्लस 80 का यूज करके v की वैल्यू रख देंगे u प्लस 80। u में u ऐड हुआ तो आ गया 2u प्लस का 80 उसी तरह नोट रहेगा। अपान में 2 जैसे था वैसे लिख दिया, इंटू टी जैसे था वैसे लिख दिया। अब t का हम ऊपर गुणा करा देंगे। t का कहाँ गुणा होगा, ऊपर। t का अंदर गुणा कराए तो यहाँ पे गुणा हो तो 2ut हो गया, इसमें गुणा हुआ तो 80² हो गया, ये मैंने लिखा। अब जो ये 2 इनके अपान में लिखा गया, 2 को हम अलग अलग लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 2ut/2 प्लस 80²/2। इसका लिखने का क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर हम इनका जब एलसीएम लेंगे तब ऊपर वाला आ जाएगा। अगर हमको इनका एलसीएम लेना हो तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा और फिर 2ut प्लस 80², यानी कि इसको चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख दिया गया है। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इस पूरे के अपान में 2 था। अब जब हमने 2 अलग अलग कर दिया है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट गया तो s बराबर क्या हो गया, ut प्लस 1/2 80²। यहाँ पे 2 था तो हम 80²/2 को 1/2 80² भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यही हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ 80²। s बराबर ut प्लस हाफ 80²। 2 से 2 कट गया, ut प्लस जो यहाँ पे अपान में 2 था इसको 1/2 इंटू 80² कर दिया। जैसे अपान में 2 लिखा है, a/2 लिखा है, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते क्या, 1/2 इंटू a। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया, ये जो अपान में 2 लिखा था उसको अलग करके 1/2 इंटू 80² लिख दिया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। क्या लंबा है, हमको पहले औसत वेग निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को जोड़ करके 2 से डिवाइड करा देंगे। फिर एवरेज डिस्टेंस निकालना है, औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। s बराबर u प्लस v/2 औसत वेग की वैल्यू रख दी इंटू टाइम, समय की वैल्यू रख दी। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू रख दिया, v बराबर u प्लस 80, तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस 80। अब ये u और एक u जुड़ गए, हो गया 2u प्लस 80/2 इंटू टी का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो आया 2ut प्लस 80²/2। इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। फिर इस 2 से ये 2 कट गया तो हो गया ut प्लस ये जो अपान में 2 लिखा हुआ था इसको 1/2 के रूप में लिख दिया। तो इक्वेशन प्राप्त हो गई s बराबर ut प्लस हाफ 80²। चलिए अब देखते हैं गति के तीसरे समीकरण का निगमन, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, यानी कि हम इसमें गति का पहला समीकरण यूज करेंगे। गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस 80 था, लिख दिया। अब इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों पे वर्क करने पर।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों पे वर्क करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सभी को याद होगा, ना याद हो तो उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, मैथ और साइंस दोनों में यूज किए जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है u और b की वैल्यू है 80, तो यहाँ पे हम फार्मूला रख देंगे, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए और टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि u इंटू बी का मतलब 80 रख दिया, तो वी स्क्वायर बराबर बन गया यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80 वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, अब ये जो ए स्क्वायर टी स्क्वायर है इसमें हम अगर 2 का गुणा करा दें और 2 से भाग दे दें, 2 का गुणा करा दें और 2 से भाग दे दें, तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, वापस फिर यही आएगा। लेकिन हमने मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि हमको ये इक्वेशन फाइंड करनी है, लास्ट इक्वेशन फाइंड करनी है, डिराइव करनी है, तो इसलिए ये एक प्रोसेस का, ये हमने एक प्रोसेस किया कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराया और नीचे डिवाइड करा दिया, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे, वापस यही बन जाएगा। लेकिन इससे हेल्प क्या होगी, हमको हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, या ये कहें 2 से मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2u80 मल्टीप्लाई कराने पे आया था 2ab के रूप में। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से 2a दोनों में है 2a, इसको बाहर निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जैसे नोट था वैसे नोट कर दिया, प्लस यहाँ से हमको क्या कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ जो चीज़ें हों उनको हम बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, t भी है, लेकिन हम t नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको t की ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत है, तो हम 2a बाहर निकाल लेंगे। याद रखना है कि केवल 2a बाहर निकालेंगे, t भी है लेकिन t नहीं निकालेंगे। तो 2a कॉमन निकाल ले, तो यहाँ क्या बचा, AT स्क्वायर बचा, AT स्क्वायर बचा, अपान 2 बचा, अपान वाला 2 नहीं, केवल ऊपर वाला 2 था ना, यहाँ अपान में 2 नहीं है, नहीं तो उसको भी कॉमन निकालते, ऊपर था तो केवल ऊपर वाला 2 बाहर आया है, जो अपान में था वो वैसे ही लिखा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से जब 2 और a बाहर चला गया तो क्या बचा, u और t, ut यानी कि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बच गया। क्या बच गया अंदर, इसको अगर हम ये पहले लिख दें ये बाद में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT स्क्वायर अपान 2 था तो AT स्क्वायर अपान 2 को हम लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर। तो आपको देखने में समझ में आ गया होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, फ्रॉम S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, यानी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, S रख देंगे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, इस पूरे की जगह क्या रखेंगे, S रख देंगे, 2as। तो यही हमारी थर्ड इक्वेशन थी।
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन के लिए हमको थर्ड इक्वेशन के लिए हमको सबसे पहले मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, गति का प्रथम समीकरण लिखना है, v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। तो वर्क करने पे हुआ v स्क्वायर और इधर पूरे का होल स्क्वायर लग गया, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही हमने रख दिया। v स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो u स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2uat, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका वर्क किया तो a स्क्वायर टी स्क्वायर। वर्क करना आता है, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर लगाओ, यानी उसका दो बार गुणा। अब ए का ए में गुणा कराएंगे तो आएगा ए स्क्वायर, टी का टी में गुणा कराएंगे तो आएगा टी स्क्वायर। वही लिखा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। किसी भी संख्या का होल स्क्वायर लिखाओ, यानी कि उसका कितनी बार गुणा, दो बार गुणा। और 2ab, 2a का मतलब u और b का मतलब at, 2ab है ना फॉर्मूले में, तो 2 और a का मतलब u, b का मतलब at, 2uat। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस यही 2uat, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इस जगह पे ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड भी करा देंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, वापस यही मिल जाएगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इनका गुणा कराने से हमारी इक्वेशन प्राप्त हो गई, इसलिए हमने गुणा कराया है। गुणा कराया, भाग दिया, नोट कर दिया। आगे जैसे नोट था 2uat वैसे ही लिख दिया। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू, इसमें हमने क्या किया, 2a दोनों में था, दोनों तरफ 2a बाहर निकाल लिया। 2a बाहर निकाला तो अंदर बचा at स्क्वायर अपान 2, इधर बचा ut। इसी को हमने ut पहले लिख दिया और at स्क्वायर अपान 2 को हाफ at स्क्वायर लिख दिया। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी दूसरी समीकरण थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह रख दिया s। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यही हमको प्राप्त करना था। यही हमारी थर्ड इक्वेशन है, यही हमको प्राप्त करना था, यही हमने निकाल लिया। तो हमने पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों का निगमन कर लिया। और तीनों का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। पेपर में तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, या लॉन्ग आंसर में तीनों के तीनों भी पूछ सकता है। जल्दी से तीनों के तीनों नहीं पूछता है, या तो फर्स्ट कह देगा, फर्स्ट बहुत कम आती है, सेकंड या थर्ड ज़्यादा आती है, सेकंड और थर्ड ही ज़्यादा आती हैं। तो सेकंड और थर्ड को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि फर्स्ट वाली तो बहुत ईजी है, फर्स्ट वाली तो छोटी सी है, वो तो बहुत ईजी, वो सभी को तैयार हो जाती है। सेकंड और थर्ड भी ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसे किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो आप इसको, उस प्रॉब्लम को हमारे तक पहुँचाएँ, हम ज़रूर ही उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे।